सोचिए एक ऐसी जगह, भैरवपुर जंगल, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि लिटरली सांस लेता है। आज का हमारा ये जो विश्लेषण है ना, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एनाटॉमी ऑफ टेरर है। हम एक एक करके उन कड़ियों को जोड़ेंगे और डिकोड करेंगे कि उस रात असल में खौफ किस तरह अपने चरम पर पहुंचा था। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। पता है, भैरवपुर का रास्ता हर मानसून में गायब क्यों हो जाता था? वहां के लोकल लोगों का मानना था कि रात में ये जंगल चलता है। जी हाँ, चलता है। और गीली मिट्टी को एक कंबल की तरह पूरे रास्ते पर खींच लेता है। इसी खौफ की वजह से सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पुराने पुल को पार करने की हिम्मत तक नहीं करता था। तो इस पूरी घटना के सेंटर में है अर्जुन, सिर्फ 23 साल का एक लड़का। पैसों की सख्त जरूरत थी और वो बिल्कुल डेस्परेट था। इसी मजबूरी में उसे एक ऐसा डिलीवरी जॉब मिल गया जो कोई और नहीं करना चाहता था। टास्क क्या था? सिर्फ एक रहस्यमय पैकेज की डिलीवरी। लेकिन उसके मैनेजर की एक सख्त हिदायत थी, बस पैकेज गेट पर छोड़ना और कभी भी किसी का इंतजार मत करना। ये जो एक लाइन का इंस्ट्रक्शन था ना, ये अपने आप में एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक बोझ डाल देता है। अब इमेजिन कीजिए अर्जुन अपनी बाइक से उस घने जंगल के अंदर जा रहा है। झमाझम बारिश हो रही है और वो जितना गहरा जाता है दुनिया उतनी ही शांत होती जाती है। कोई कीड़े नहीं, कोई मेंढक नहीं, हवा का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से पानी टपकने की आवाज। और फिर अचानक उसकी बाइक का इंजन बंद हो जाता है। हेडलाइट एक बार झपकती है और पूरी तरह बुझ जाती है। अब सामने सिर्फ एक अंधेरी, एक तरफ झुकी हुई सी हवेली खड़ी है। इतनी शांत मानो वो हवेली खुद कुछ सुन रही हो। अब बात करते हैं उस पैकेज की। अर्जुन के पास आखिर था क्या? पुराने भूरे रंग के कागज में लिपटा हुआ एक भारी सा पैकेट। उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा था, बस लाल स्याही से बना एक अजीब सा सिंबल था। एक गोला जिसके अंदर दर्जनों छोटी छोटी आंखें बनी हुई थी। सोचिए, उस घने अंधेरे में इस तरह की अजीबोगरीब चीज को हाथ में पकड़े होने का खौफ ही हड्डियों को गला देने वाला है। और बस यहीं से शुरू होता है असली खौफ का सिलसिला, जिसे हम दी एस्केलेशन ऑफ द बेल्स कह सकते हैं। बाहर खड़े अर्जुन को अचानक हवेली के अंदर से एक घंटी बजने की आवाज आती है। बहुत धीमी। ये पहली घंटी थी, एक तरह का आमंत्रण, अंदर आने का एक बुलावा। अर्जुन धीरे धीरे उस जंग लगे गेट के पास पहुंचता है। वहां लकड़ी का एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है और उस पर जो चेतावनी लिखी थी ना, वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। दूसरी घंटी के बाद अंदर प्रवेश ना करें। इस वार्निंग का एक एक शब्द किसी भारी पत्थर जैसा लग रहा था। और जैसे ही वो इसे पढ़कर खत्म करता है, दूसरी घंटी बज उठती है। इस बार आवाज और भी करीब से आती है और सामने का भारी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। खैर, अर्जुन खुद को समझाता है कि यार शायद अंदर कोई केयरटेकर होगा, और वो अंदर कदम रख देता है। पर अंदर जाते ही एक बेहद अजीब और सड़ांध मारती हुई महक आती है। गीली मिट्टी और किसी सड़ती हुई चीज की बदबू। हवेली अंदर से इतनी बड़ी है कि यकीन नहीं होता। दीवारों पर पोर्ट्रेट्स टंगे हैं, लेकिन हर चेहरे को खुरचकर मिटा दिया गया है। सिर्फ उनकी आंखें बची हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो आंखें सीधा उसे ही घूर रही हैं। और फिर उस लंबे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक बेहद डरावनी आकृति दिखाई देती है। द केयरटेकर, एक बूढ़ी औरत जो व्हीलचेयर पर बैठी है। वो इतनी दुबली है कि कंकाल जैसी लग रही है, काले कपड़े में लिपटी हुई। उसकी गर्दन इस तरह झुकी है जैसे टूटी हुई हो। वो फुसफुसाते हुए कहती है, तुम लेट हो। अर्जुन घबराते हुए उस पैकेज के बारे में बताता है तो वो औरत बहुत सारे दांतों वाली एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा है, वो भूखा है। तभी अचानक से सारी लाइटें बुझ जाती हैं। एकदम घुप अंधेरा, और उसके ठीक ऊपर अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा सा रेंग रहा है। हवेली की छत किसी मुलायम त्वचा की तरह नीचे की तरफ फूलने लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे, प्लास्टर की दरारों से इंसानों की लंबी लंबी उंगलियां बाहर निकलकर फड़कने लगती हैं। और फिर सन्नाटे को चीरते हुए सांस लेने की आवाज आना शुरू होती है। बहुत गहरी और अजीब सी गीली आवाज। इमेजिन कीजिए, एकदम अंधेरा है और ठीक आपके सिर के बस कुछ ही इंच ऊपर कोई बहुत बड़ा जीव भारी भारी और चिपचिपी सांसें ले रहा हो, जो पूरे कमरे में गूंज रही हैं। वो बूढ़ी औरत अब खौफ से कांपते हुए फुसफुसाती है, उसे अपना नाम मत सुनने देना। लेकिन ऊपर अंधेरे से एक बच्चे की आवाज गूंजती है, अर्जुन।
सोचिए, उसने अपना नाम तो किसी को बताया ही नहीं था। अचानक दीवारों पर टंगे सारे पोर्ट्रेट्स उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। उन पेंटिंग वाले खुरचे हुए चेहरों के मुंह खुलते हैं और सब एक साथ चिल्लाते हैं, अर्जुन! पूरी हवेली बुरी तरह हिलने लगती है और बूढ़ी औरत चीख पड़ती है, भागो! और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ वो छत फट जाती है। उस घने अंधेरे से जो चीज नीचे उतरती है ना, उसे दी अनॉमली कहा गया है। इंसानी शरीरों से बनी एक विशाल मकड़ी, दर्जनों हाथ, आपस में जुड़े हुए ढेरों चेहरे और बेतरतीब झपकती हुई आंखें। और उसके सिर पर क्या था? हिरण की एक खोपड़ी, जिस पर काले सींग घुमावदार तरीके से निकले हुए थे। और पता है सबसे खौफनाक क्या था? उस दानव के शरीर पर जितने भी चेहरे जुड़े हुए थे, उन सब ने एक साथ, एक ही गूंजते हुई एकदम अमानवीय आवाज में कहा, तुम दिल लेकर आए हो। अर्जुन के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो कांपते हाथों से जल्दी से उस भूरे कागज को फाड़ता है और अंदर से जो निकलता है वो कोई आम चीज नहीं थी। वो एक इंसानी दिल था जो लिटरली अभी भी धड़क रहा था। उसे देखते ही वो दानव इतनी जोर से चीखता है कि हवेली की सारी खिड़कियां एक ही सेकंड में चकनाचूर हो जाती हैं। इधर वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह हंसने लगती है और तभी वो दिल अर्जुन के हाथों में फड़फड़ाने लगता है और वो बोल पड़ता है, जी हाँ, वो दिल कहता है, उसे मुझे वापस अंदर मत रखने देना। खौफ के मारे अर्जुन उसे नीचे गिरा देता है और वो दिल किसी वफादार जानवर की तरह जमीन पर लुढ़कता हुआ खुशी खुशी उस दानव के पास चला जाता है। अब वो दानव तेजी से नीचे आने लगता है। अर्जुन वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन हवेली के वो गलियारे वो किसी भूल भुलैया की तरह अजीब तरीके से मुड़ने और फैलने लगते हैं। वो ऐसे कमरों से गुजरता है जहां पुतले घुटनों के बल बैठे हैं, ऐसे कमरे जहां टखनों तक खून भरा है, ऐसे कमरे जहां लोग कोनों में मुंह करके उल्टी प्रार्थनाएं फुसफुसा रहे हैं। हर तरफ से बस उसका नाम पुकारा जा रहा है, अर्जुन। और वो आवाज करीब आ रही है। भागते भागते आखिरकार उसे सामने का दरवाजा दिख ही जाता है। वो उसे खोलता है, लेकिन बाहर कोई जंगल नहीं है। बाहर की दुनिया जैसे पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उस दरवाजे के पार सिर्फ एक अंतहीन सीढ़ी है जो नीचे घने अंधेरे में जा रही है, और उस अंधेरे के तल में हजारों आंखें झपक रही हैं। तभी पीछे से कोई ठंडा इंसानी हाथ अर्जुन के कंधे को छूता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो पहले से भी ज्यादा भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी और बहुत ही कोमलता से कहती है, तुम्हें दूसरी घंटी के बाद अंदर नहीं आना चाहिए था। सबसे बड़ा जाल अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। शिकार फंस चुका था। और ठीक उसी पल तीसरी घंटी बजती है। पूरी हवेली में अचानक से मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। यहां तक कि वो खौफनाक दानव भी एकदम से हिलना बंद कर देता है। उस दानव के शरीर के सारे चेहरे एक साथ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा है। हवेली की गहराइयों से कदमों की आवाज आने लगती है, बहुत धीमी, भारी, और वो आवाज करीब आ रही है। हिरण की खोपड़ी वाला वो खूंखार दानव, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, वो अब खौफ के मारे चीखने लगता है। और उस रात पहली बार अर्जुन को एक ऐसी सच्चाई समझ आती है जो शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। जो दानव उसका शिकार कर रहा था ना, वो खुद किसी और का शिकार था। वो कोई सबसे बड़ा शिकारी नहीं था, बल्कि वो खुद डरा हुआ था। भैरवपुर का ये पूरा विश्लेषण हमें आखिर में बस एक ही सबसे खौफनाक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस दानव से अर्जुन अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वो दानव आखिर किससे डर रहा था? तीसरी घंटी बजने पर उस अंधेरे से आखिर कौन आता है?